सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और हमने कोलरास का नियम पढ़ लिया था। आज हम उसके अनुप्रयोग देखने वाले हैं। तो मैं आपको नोट्स में ले चलता हूँ। ये देखिए, अनुप्रयोग पहला नंबर जो है, इसको सीखने वाले हैं कि कैसे इसको एग्ज़ाम में लिखना है और इसका क्या यूज़ है। कोलरास का नियम का ये पहला यूज़ है। तो चलिए रफ पर चलते हैं और समझते हैं। कोलरास कहते हैं कि कोई भी दुर्बल विद्युत अपघट्य है तो हम उसकी भी मोलर चालकता निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। जैसे हमें एक दुर्बल विद्युत अपघट्य हम यहाँ पे ले लेते हैं, CH3COOH। ये एसिटिक अम्ल है और इसकी मोलर चालकता हम निकालेंगे प्रबल विद्युत अपघट्यों की सहायता से। देखो कैसे, क्योंकि जितने भी प्रबल विद्युत अपघट्य हैं सबकी मोलर चालकता पहले से डिफाइन है, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्यों की नहीं है। तो उनकी कैसे निकालेंगे, देखो। इसकी मोलर चालकता निकालेंगे तो इसमें लैम्डा m अनंत लगा देंगे। तो लैम्डा m अनंत और CH3COOH बराबर लगाएंगे और कोलरास का नियम इसमें लगाएंगे तो ये दो भागों में टूटेगा। पहला आएगा लैम्डा m अनंत, ये तो लैम्डा m अनंत तो सब में लगाना है, और टूटेगा पहला CH3COO माइनस, और फिर से लगा दिया लैम्डा m अनंत और यहाँ पे आ जाएगा H प्लस। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि समीकरण 1 के RHS में, यानी कि राइट हैंड साइड में, इस तरफ वाले पोर्शन में लैम्डा m अनंत Na प्लस एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटाएंगे, तथा लैम्डा m अनंत Cl माइनस, ये भी एक बार जोड़ेंगे और घटाएंगे। इसका मतलब दोनों को एक बार जोड़ेंगे और दोनों को एक बार घटा देंगे। तो लिखेंगे ये दोनों एक बार जोड़ने, एक बार जोड़ने तथा एक बार घटाने पर। तो समीकरण एक पूरा हम ज्यों का त्यों फिर से लिखेंगे। लैम्डा m अनंत CH3COOH बराबर लैम्डा m अनंत CH3COO माइनस प्लस लैम्डा m अनंत H प्लस। अब इसी में आगे प्लस लगा के एक बार ये जोड़ के और एक बार घटा देना है। तो पहले दोनों को जोड़ देते हैं साथ में। तो लैम्डा m अनंत Na प्लस और Cl दोनों को एक बार जोड़ देते हैं, Cl माइनस। ये दोनों एक बार जोड़ दिए, अब दोनों एक बार घटा देते हैं तो माइनस यहाँ पे लगा लेते हैं। लैम्डा m Na प्लस एक बार घटा दिया, Cl भी एक बार घटा देते हैं, तो लैम्डा m अनंत Cl माइनस। ऐसा करने से हमारा जो समीकरण है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल हो रहे हैं और प्लस माइनस कैंसिल हो रहे हैं, तो मेन जो समीकरण है वो कोई डिस्टर्ब नहीं होगा और हम ऐसा कर सकते हैं। अब देखो आगे बढ़ाते हैं। लैम्डा m अनंत CH3COOH। अब यहाँ पे इनको थोड़ा ध्यान से लिखना कि माइनस वाला अपने प्लस को छोड़ के दूसरे प्लस से अट्रैक्ट हो जाता है, यानी दूसरे प्लस से आपको जोड़ना है। तो ये और ये प्लस अपने माइनस को छोड़ के दूसरे माइनस से आ जाएगा। तो कैसे लिखोगे, देखो ये माइनस है, इसको लिखो, और इसके बाद इसका प्लस ना लिख के ये दूसरा प्लस लिखो, ताकि वो एक प्रबल में आ जाए।
Na+, ये लिख दिया। अब ये वाला प्लस है, ये इस माइनस के साथ ना लिख के इसके साथ लिखा जाए, बस इतना ही करना है और आराम से हो जाएगा। तो H प्लस λm अनंत Cl माइनस। इसके बाद ये दोनों माइनस माइनस के बचे, तो माइनस यहाँ से कॉमन निकाल दो, तो अंदर प्लस हो जाएगा। क्या बचेगा? λm अनंत Na+, माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन है, और λm अनंत Cl माइनस। अब देखो यहाँ पे λm अनंत CH3 COOH, ये दोनों जोड़ लेंगे। λm यहाँ भी है, λm यहाँ भी है, तो λm कॉमन आ जाएगा अनंत। ये दोनों जोड़ के लिख देंगे तो क्या आएगा? CH3 COONA प्लस, ये देखो H λm यहाँ भी है, लैम्डा, तो मतलब इन दोनों में से अलग λm कॉमन आएगा, इन दोनों में से अलग λm कॉमन आएगा, इन दोनों में से अलग λm कॉमन आएगा, यहाँ से λm आएगा अनंत, तो HCl बचेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं HCl, माइनस लगा है तो माइनस, इन दोनों में से अलग λm कॉमन निकाल दो, माइनस तो ये लगा ही दिया है, NaCl। Na और Cl दोनों साथ में लिखेंगे, बिना चार्ज के लिखना है, बिना अब इसके, क्योंकि ये डिस्चार्ज हो जाएंगे, एक प्लस है तो एक माइनस, डिस्चार्ज हो जाएगा। अब हमें इसके अगर मोलर चालकता निकालनी है, जो कि एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है, तो इन 3 प्रबल से हम निकाल सकते हैं, और इनकी प्रबल की पहले से डिफाइन है। कोलरास का नियम यहीं पे काम में आता है। ये पहला अनुप्रयोग है जो कि यहीं तक करना है, नोट्स में यहीं तक दिया गया है। यहाँ पे देखो, ये पहला अनुप्रयोग है, जो आप देखोगे तो अब बन जाएगा, ठीक है। नोट्स में अब आप देखोगे ना तो बन जाएगा, वही चीज़ लिखिए जो मैंने समझाई हुई है। अगर नहीं बना तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, हालांकि बन जाना चाहिए, पूरा डिटेल से समझा। अब दूसरा अनुप्रयोग इसी में देखते हैं। दूसरा अनुप्रयोग है दुर्बल विद्युत अपघट्य की जो आयनन की मात्रा है, आयनन की मात्रा की गणना करना। तो कैसे निकाल सकते हैं इसको समझो। आपने कक्षा 11वीं में आयनन की मात्रा के बारे में पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर। आयनन की मात्रा को हम अल्फ़ा से दर्शाते हैं, और अल्फ़ा का सूत्र होता है वियोजित अणुओं की संख्या, वियोजित अणुओं की संख्या बटे कुल अणुओं की संख्या, कुल अणुओं की संख्या। अब यहीं से हम आगे बढ़ सकते हैं, देखो कैसे। अल्फा बराबर वियोजित अणुओं की संख्या, इसका मतलब है कि मोलर चालकता कब की निकालनी होगी हमें? जब आयतन V था, V आयतन पर, अभी अनंत तनुता पे नहीं है, लेकिन जब हमने उसको तनु किया, उसमें पानी मिलाया, जो कि हमने कोलरास के नियम में समझा है, उसमें पानी मिलाया और पानी मिलाया, मिलाते गए तो एक बन जाती है अनंत तनुता। तो अनंत तनुता पे दुर्बल विद्युत अपघट्य पूरा जो है वियोजित हो जाएगा, तो उसमें कुल कितने अणु हैं वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अपन को लिखना है अनंत m। भी आयतन पे वियोजित जितने अणु होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य के, वो भी आयतन पर होगा, लेकिन जब अनंत तनुता पे मोलर चालकता कुल अणु कब होंगे? जब उसमें उसकी तनुता करते जाएंगे तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के सारे अणु वियोजित होने लगेंगे, अनंत तनुता पे हो जाएंगे, क्योंकि अनंत तनुता एक काल्पनिक कॉन्सेप्ट है जिसमें ये माना जाता है कि चाहे प्रबल विद्युत अपघट्य हो चाहे दुर्बल विद्युत अपघट्य हो, दोनों की जो वियोजन क्षमता है वो 100% हो जाती है। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी जाएगी। अब इसी चीज़ को आगे बढ़ाओगे तो ये तो ज्यों का त्यों लिख देंगे, लैम्डा यानी मोलर चालकता भी आयतन पर, जो शुरुआती कंडीशन होती है
और ये मोलर चालकता अनंत तनुता पे होती है। तो ये तो क्या है, इसका मान कोलरास ने बताया है। कोलरास कहते हैं कि अनंत तनुता पर किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य की अगर मोलर चालकता चाहिए तो वो ऐसे निकाल सकते हो कि उसके धनायन और ऋणायन की आयनी चालकताओं के योग के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि धनायन की अनंत तनुता पे आयनी चालकता और ऋणायन की अनंत तनुता पे आयनी चालकता, ये इस तरीके से लिखोगे। ये ऋणायन की अनंत तनुता पे आयनी चालकता है टोटल, ये धनायन की अनंत तनुता पे आयनी चालकता है, दोनों का योग कर दोगे ना तो ये अनंत तनुता पर मोलर चालकता आ जाएगी उस दुर्बल विद्युत अपघट्य की। तो यहाँ से हमें एक चीज पता चलती है। तो ये भी कोलरास का नियम का अनुप्रयोग है। मतलब कोलरास के नियम से हमें ये भी पता चल जाता है कि कोई कितना आयनित हुआ है। देखो ये आयन की मात्रा पता चल रही है ना, तो ये सूत्र से हमें पता चल जाता है। इससे हम उसके आयनन की मात्रा भी पता कर सकते हैं, अल्फा, अगर ये सब चीज़ें हमें पता है। और ये हम कैसे निकाल सकते हैं, ये वाला पहले वाले अनुप्रयोग से। तो यहाँ पे मान रख देंगे तो अल्फा हमें पता चल जाएगा। लैम्डा एम अनंत का जो मान है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, पहले अनुप्रयोग से। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखो। और ये कैसे आता है, प्रबल विद्युत अपघट्य की हेल्प से। तो ये प्रबल विद्युत अपघट्य की हेल्प से जब निकाल दोगे, और ऊपर का तो हमें पता ही रहेगा क्योंकि भी आयतन पर है, भी आयतन पर तो निश्चित हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये निश्चित आयतन है। दोनों का अनुपात कर देंगे तो आयनन की मात्रा आ जाएगी। कोलरास के नियम का यूज हो गया। तीसरी बात करते हैं। इसके बाद इसका तीसरा जो अनुप्रयोग है वो है अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात करने में। अब कुछ ऐसे लवण होते हैं जो अल्प विलेय होते हैं, जैसे बेरियम सल्फेट, लेड सल्फेट, सिल्वर क्लोराइड, ये अल्प विलेय लवण। तो जैसे अगर इन्हें किसी पानी के अंदर मिलाया जाता है तो ये एक जगह बैठ जाते हैं, बहुत कम विलेय होते हैं। इनके जो आयंस हैं बहुत ही कम, एक आध दो आयंस बस होते हैं, बाकी सब जगह पानी पानी होता है। तो ये विलयन अगर बोला जाए तो ये वियोजित भी कम हुए। तो ये विलयन संतृप्त होते हुए भी एक प्रकार से तनु है, किसमें, क्योंकि ये पतला है। बाकी क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लवण एक जगह बैठा हुआ है और इसमें ज़्यादा मात्रा में विलेय यानी कि लवण मिलाया गया है। अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि 1-2 ग्राम मिलाया गया, इसमें 25 ग्राम मिलाया गया, बहुत ज़्यादा, या 50 ग्राम मान लो। तो अपने हिसाब से अपन देखें तो विलेय की मात्रा तो अधिक है, तो विलयन तो संतृप्त हो गया, लेकिन फिर भी देखने से ये तनु लग रहा है, जैसे मिट्टी एक जगह बैठ जाती है। बाकी विलयन कैसा है, पतला है। तो ये विलयन संतृप्त होते हुए भी कैसा है, तनु है। क्योंकि इसमें जो ज्यादातर विलेय है वो अल्प विलेय है, ये लवण है ये अल्प विलेय होते हैं, कम वियोजित हुए इनके आयन। तो फिर कोलरास का नियम यहाँ पे क्या हेल्प करेगा, देखो यहाँ पे कोलरास का नियम तनुता के लिए ही है, तनु विलयनों के लिए अनंत तनुता पे ही है। तो यहाँ पे इसकी जो आणविक चालकता होगी वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि तनु विलयन है तो अनंत तनुता पे लिख सकते हैं। मतलब इसकी जो आणविक चालकता है लैम्डा एम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा एम अनंत। और आणविक चालकता का एक और फॉर्मूला होता है कैप्पा गुणित भी। कैप्पा क्या है, विशिष्ट चालकता, और भी क्या है, आयतन। तो विशिष्ट चालकता गुणित आयतन। तो अगर हमें उस विलयन की विशिष्ट चालकता और उसका आयतन पता है तो गुणा करके हम उसकी मोलर चालकता निकाल सकते हैं उस अल्प विलेय लवण की। और वही मोलर चालकता अनंत तनुता पे भी मोलर चालकता होगी। तो यहाँ पे कोलरास का नियम ये चीज भी हमें बताता है। तो इससे क्या हमें आयनन की मात्रा मिलेगी, आंसर है नहीं, लेकिन हमें लैम्डा एम अनंत का मान मिल जाएगा और लैम्डा एम अनंत वी आयतन पे भी मिलेगा। तो इससे हम क्या करेंगे कि जो हमने अल्फा का फॉर्मूला पढ़ा है, लैम्डा वी एम बटे लैम्डा अनंत एम, यहाँ पे मान रख देंगे तो हमें अल्फा मिल जाएगा। तो दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती चीज़ें हैं। तो अल्प विलेय हम लवण की विलेयता की गणना कर सकते हैं या आयनन की मात्रा भी निकाल सकते हैं। जो यहाँ से लैम्डा एम अनंत का मान मिलेगा वो हम यहाँ पे रख देंगे तो हमें आयनन की मात्रा भी मिल सकती है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे जो भाषा लिखी है नोट्स में वो मिला सकते हैं कि यहाँ पे देखो, क्योंकि लवण अल्प विलेय होता है इसलिए जलीय विलयन संतृप्त होते हुए भी तनु होता है और लवण पूर्ण रूप से कैसा होता है, तनु होता है। तो जो ये लैंग्वेज है वो आपको आसानी से याद हो जाएगी। आप चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखो
कैप्पा गुणित V का सूत्र होता है 1000/m और ये मोलरता है। इसे हम सॉल्युबिलिटी भी कह सकते हैं क्योंकि मोलरता विलेयता का ही मापक है। तो कैप्पा गुणित 1000/S लिखोगे तो यहाँ से हम S यानी विलेयता निकाल सकते हैं। तो ये भी एक टर्म है, तो यहाँ से विलेयता निकालोगे। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे बता दी आपको। और इसके बाद जो आखिरी अनुप्रयोग है वो है जल के आयनिक गुणनफल का निर्धारण। तो देखो, जल के बारे में अगर हम बात करें तो जल दो भागों में टूटता है, H+ और OH-। और अगर हम इसको सक्रिय द्रव्यमान का जो नियम लगा दें तो ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि स्थिरांक K बराबर होता है, जो उत्पाद है वो पहले लिखेंगे कोष्टक में, तो H+ और OH-, और जो क्रिया कारक है वो बाद में लिख देते हैं, तो H2O। तो ये सक्रिय द्रव्यमान का नियम लगाने से हमें प्राप्त होता है। अब जल के बारे में एक विशेष बात है कि जल बहुत कम आयनित होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जल जो है बहुत कम आयनित होता है। यहाँ पे हमने लिख लिया कि जल बहुत कम आयनित होता है। तो इसकी सांद्रता अगर हम बात करें, जब आयनित कम होता है तो सांद्रता कैसी रहेगी? स्थिर। क्योंकि बहुत कम आयनित होता है, इसका मतलब ये जल अवियोजित रहता है। जल कैसा रहता है? अवियोजित। अवियोजित की स्थिति में सांद्रता स्थिर रहती है। ठीक है, तो अगर हम ऐसे लिखें, इसका गुणा यहाँ पे कर दें तो क्या होगा? K और H2 त्रिया गुणा कर देंगे, K × H2 बराबर क्या मिलेगा? H+ और OH-। ऐसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिल जाएगा। अब यहाँ पे K और H2 ये जो है, हम इसे हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, ये दोनों चीज़ हैं। इसकी अगर हम इसे मोल में व्यक्त करेंगे, अगर इसे हम किस में व्यक्त करेंगे? मोल में। और मोल में व्यक्त की गई जो सांद्रताओं का जो गुणनफल है, क्योंकि इसके बीच में इंटू है तो गुणनफल माना जाएगा, तो जल का आयनिक गुणनफल कहलाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे? जल का आयनिक गुणनफल। और इस चीज़ को Kw से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? Kw से। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? Kw। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि KH2O बराबर Kw। इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं। और अगर हम बात करें 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसका मान निर्धारित किया गया है, इसका, इन दोनों के गुणनफल का, यानी कि इसका, क्योंकि ये दोनों एक ही बात है। इसका मान निर्धारित किया गया है 10⁻⁴ लगभग। ठीक है, ये चीज़ आपको पॉइंट में याद रखनी पड़ेगी कि 10⁻⁴ लगभग इसका मान जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस निर्धारित किया गया है। और 25 डिग्री सेल्सियस पर ही जल की जो विशिष्ट चालकता कैप्पा होती है वो होती है 5.54 × 10⁻⁸ ओम इनवर्स। ये ठीक है, ये विशिष्ट चालकता है। हालांकि अनंत तनुता पर आणविक चालकता प्रयोगात्मक रूप से ज्ञात नहीं कर सकते, मतलब प्रयोग करके ज्ञात नहीं कर सकते। किंतु अपन ऐसे कर सकते हैं कि इनकी आयनिक चालकताएं जो होती हैं, इनकी सहायता से ज़रूर गणना कर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे यहाँ पे जो H+ आयन की चालकता होती है, H+ आयन की, वो होती है 349.8 ओम इनवर्स। और अगर हम बात करें OH- की जो चालकता होती है वो होती है 198.5 ओम इनवर्स। ये कुछ फिगर हैं जो याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नोट्स में इतना नहीं है, लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ आपको डिटेल से थोड़ा सा। अगर हम अनंत तनुता पे निकालें जल की चालकता, तो कोलरास का नियम क्या कहता है कि इन दोनों की आयनी चालकताओं के योग के बराबर होगा। इसका मतलब है कि लैम्डा H+ आयन और लैम्डा OH- आयन के योग के बराबर होगा, यही होता है। तो इनके मान रख देंगे, तो इनके मान रखेंगे तो 349.8 प्लस 198.5। अब इनको यदि हम जोड़ेंगे तो ये आएगा लगभग 548.8 ओम
इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक चीज़ को देखते हैं कि जो लैम्डा एम अनंत है उसका मान तो हमने अभी अभी पढ़ा हुआ है कि कैप्पा गुणित 1000 बटे एस या एम, ये हमने निकाला हुआ है अभी, है ना। तो यहाँ पे ये तो आपको पता होगा कैसे निकाला है, क्योंकि मोलर चालकता का सूत्र होता है विशिष्ट चालकता गुणित आयतन। तो विशिष्ट चालकता आयतन कितना होता है 1000, और आयतन मोलर चालकता यानी कि मोल 1000 बटे एम लिखेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और एम को एस भी लिख सकते हैं हम। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देखी थी। तो ये केवल एक तरीका है आपको दिखाने का कि कैसे कोलरास के नियम का यूज़ हो रहा है। चलिए अब यहाँ पे हम मान रख देंगे। तो कैप्पा का जो मान है वो हमने 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या निकाला है, जल का 5.54, और गुणित यहाँ पे 10 पे -8 की घात हो जाएगी, गुणित 10 पे -8 की घात। इसके साथ साथ ये 1000 लिखा है तो 1000 ज्यों का त्यों बटे एम। ये जो एम है ये हमने अभी अभी अनंत अनुताप पे यहाँ पे, पहले तो हम एम यहाँ पे लिखेंगे और इसका जो मान है वो निकाला है वो लिख देंगे। तो 548.8। अब एम ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे ले आएंगे तो एम बराबर हमें मिलेगा जो कि 5.54 गुणित 10 पे -8 की घात गुणित 1000 बटे 548.8। अब इसको सब कैलकुलेट वगैरह करके, हालांकि एग्ज़ाम में नहीं करना है ये सब, ये थोड़ा समझने के लिए कि कैसे हम एम का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं, जो कि आंसर लगभग आएगा 1 गुणित 10 पे -7 की घात मोल लीटर इनवर्स। ये इस तरीके से आ जाएगा। अब मोलरता जो है वो दोनों आयंस बराबर होते हैं मोलरता में, तो इस हिसाब से हम निकाल सकते हैं। दोनों आयंस बराबर होंगे तो इसके भी उतने ही मोल होंगे, उसके भी उतने ही मोल होंगे, तो ये आंसर निकाल सकते हैं। किसकी हेल्प ली हमने, कोलरास के नियम से। कहाँ पे ली, यहाँ पे। ठीक है, तो ये जल के आयनिक गुणनफल का निर्धारण भी हम यहाँ पे कर पाएंगे। हालांकि नोट्स में इतना डिटेल में नहीं है, नोट्स में यहीं तक आपको लिखना है जो मैंने शुरू में आपको बताया था, तो आप इतना कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ ये स्क्रीनशॉट लेके ये भी आप लिख सकते हैं, ये अल्पविलेय वाला पॉइंट है। ठीक है, इतना ही है। इसके बाद ये वाला दुर्बल विद्युत अपघट्ट वाला है, आयनन की मात्रा ज्ञात करने के लिए। ठीक है, और इसके मैं यहाँ पे शुरू से दिखाऊंगा। दुर्बल विद्युत अपघट्ट की आणविक चालकता की गणना, ये पहला अनुप्रयोग है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर, पहला अनुप्रयोग है ये, और आधा यहाँ पे है और आधा यहाँ पे भी है ये। तो ये अनुप्रयोग मैंने समझा दिया, इसके बाद ये वाला भी समझा दिया है, ये क्रम से बता देता हूँ मैं, है ना। इसके बाद ये वाला भी हमने इस पे भी चर्चा की है, और इसके बाद ये इस तरफ है जो ये वाला। ठीक है, तो इन सब के स्क्रीनशॉट लेके रख लो। अब इसके बाद हम लोग ये वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आप भी इसको कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने मन से कर सकते हैं, ताकि मैं करवाऊँ तो आपको समझ में आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।